उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से एकदम सटा हुआ गांव तुर्किया। इस गांव में एक घर है। घर के अंदर ना कोई दिन में जाता है और ना ही रात में जाने की हिम्मत जुटा पाता है। कहा जाता है कि घर के आसपास इर्द गिर्द भी मत जाना। दरअसल यह घर नहीं बल्कि एक भूतिया घर है। इसके अंदर में आत्माएं निवास करती हैं। इस तरह की बातें सुनने के बाद हालांकि गांव में एक तरह का कौतूहल बना रहता है। जब कोई रिश्तेदार या बालक आते हैं तो उसे इस घर को बच्चे खुद दिखाने लेकर जाते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक भूतिया घर लेके आता हूं। दरअसल यहाँ पर एक बार में एक और दूसरी बार में 6 कत्ल हो जाते हैं। 2 अलग अलग बार में कुल 7 लोगों का कत्ल इस घर में हो जाते हैं और तब से यह मान्यता है कि इस घर में 7 आत्माएं निवास करती हैं। ग्रामीणों का मानना है, हालांकि गांव के लोगों का दावा है कि वे जानते हैं कि यह कत्ल किसने किए हैं, लेकिन अदालत इस बात को नहीं मानती है क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों के आधार पर नहीं। 10 फरवरी 2025 को एक कातिल जिसे अदालत ने, हाई कोर्ट ने जिसे कातिल माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह कातिल नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसलिए 10 फरवरी 2025 को यानी कि आज सोमवार को इसे रिहा कर दिया जाएगा। आज की कहानी उसी भूतिया घर की है कि आखिरकार वो घर भूतिया क्यों बन गया, वहां पर 7 कत्ल क्यों और कैसे हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन में कहानी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिला अंतर्गत थाना अछनेरा के तुर्किया गांव का है। दरअसल 9 मई 2012 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना मिलती है कि एक घर में कत्ल हो गया है। दरअसल सूचना इसलिए दी जाती है कि ये घर है और घर के अंदर से 3 सदस्य निकलकर बाहर जा रहे हैं। 2 सदस्य इसी घर के हैं और एक सदस्य ऐसा होता है जो अनजान है और कहीं दूर का रहने वाला है। गांव वालों की नज़रों में वो लगता है कि ये अचानक इतनी सुबह सुबह घर से क्यों निकल के जा रहे हैं। क्या वो वाकई सचमुच घर से निकले थे या गांव वालों का वहम मात्र था। लेकिन इस बीच किसी ने उस घर के भीतर झांक कर जब देखा और देखने के बाद जो पाया कि एक कमरे में 3 लाशें पड़ी हैं और दूसरे कमरे में भी 3 लाशें पड़ी हुई हैं, यानी कि एक ही रात में 6 कत्ल कर दिए जाते हैं, जिनमें 35 साल के सत्यवान सिंह, उसकी पत्नी पुष्पा, 30 साल का एक बेटा कन्हैया, 5 साल की बेटी आरती, 4 साल और 1 साल और एक बेटी गुड़िया जिसकी उम्र 3 साल और तीसरी बेटी प्रिया जिसकी उम्र 2 साल होती है, इनका कत्ल हो जाता है। कातिल ने किसी धारदार हथियार से इन सभी की गर्दन को काट दिया था। साथ ही उनके सीने पर, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कुल्हाड़ी या फिर किसी अन्य धारदार हथियार जैसी चीज या वस्तु से हमला किया था।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल के या 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के बच्चों का क्या वजूद रहा होगा। उसको भी किसी भारी धारदार वस्तु से काटा गया था। जब यह खबर फैलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मच जाता है। इसके बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल इतिहास के आईने में अगर झांक कर देखें तो यह कहानी शुरू होती है एक फौजी से। इस गांव में एक फौजी होता है। फौजी का नाम शिव सिंह होता है। शिव सिंह सेना से रिटायर होकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी आशा सिंह और उसके 3 बेटे, एक का नाम सत्यभान सिंह, दूसरा बेटा गंभीर सिंह और तीसरे बेटे का नाम कान्हा सिंह होता है। एक बेटी जिसका नाम गायत्री होता है। जब फौजी की अचानक से मौत हो जाती है तो इसकी 4 बीघा जमीन का बंटवारा होता है। 4 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन बड़े वाले बेटे के हिस्से में, 1 बीघा जमीन दूसरे बेटे के हिस्से में और 1 बीघा जमीन तीसरे वाले बेटे के हिस्से में और चौथी बीघा जमीन 1 बीघा चौथा हिस्सा जो है फौजी की पत्नी यानी आशा सिंह के हिस्से में आती है। यह घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। इस घर में कभी किलकारियां गुजरा करती थी, लेकिन एक दिन अचानक आशा के दोनों बेटे, बड़े बेटे सत्यवान सिंह और गंभीर सिंह को सूचना मिलती है कि मां आशा सिंह का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मां किसी से शादी करना चाहती है और जैसे ही भाइयों को यह बात पता चलती है तो दोनों बड़े भाइयों ने सलाह मशविरा किया कि मां अगर शादी कर लेगी तो 1 बीघा जमीन जो उसके नाम पर है वह उसी के साथ चली जाएगी, इसलिए मां का रहना अच्छा नहीं है। इसलिए दोनों ने मिलकर साल 2007 में अपनी मां आशा सिंह का कत्ल कर देते हैं। मां आशा सिंह का कत्ल हो जाता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। सत्यवान सिंह की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटा भाई गंभीर सिंह और कान्हा सिंह इनकी शादी नहीं हुई थी। बीच वाला भाई यानी कि गंभीर सिंह और सत्यवान सिंह इन दोनों ने मिलकर अपनी मां का जब कत्ल कर देते हैं तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। जब यह जेल में रहते हैं तो कुछ दिन के बाद बड़े वाले भाई को जमानत मिल जाती है, लेकिन छोटा भाई जेल में ही रहता है, सलाखों के पीछे रहता है। इसलिए बड़ा भाई अपने छोटे भाई से जब कभी मिलने जेल जाता है तो जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कपड़ा, खाने पीने का सामान या और कुछ, जैसे जेल में अक्सर लोग मिलाई करने जाते हैं, तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मिलने जाया करता था। उसकी किसी न किसी रूप में मदद कर दिया करता था। कुछ साल बीत जाते हैं। उसके बाद फिर छोटे भाई को भी जेल से जमानत मिल जाती है। अब वो भी बाहर आ जाता है। जब छोटा भाई बाहर आता है तो पता चलता है कि उसके नाम जो 1 बीघा जमीन थी, उस 1 बीघा जमीन पर खेला हो गया है, बेईमानी हो गई है। यानी कि उसकी मां आशा सिंह के नाम जो 1 बीघा जमीन थी, उस जमीन को बड़े वाले भाई ने अपनी ही पत्नी के नाम करवा दिया है और इसी को लेकर छोटे भाई से उसका विवाद होना शुरू हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है तो सत्यवान अपने छोटे भाई से कहता है
जब तुम सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, तो मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा था। मैं तुम्हें जो मदद पहुंचाया करता था, तो समझ लो मैंने उसी जमीन से तुम्हारी मदद की है। इसलिए वो जमीन तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं। और इसी बात को देखते हुए दोनों भाइयों के बीच में विवाद बढ़ने लगता है। एक भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा ग्रामीणों का दावा है। गांव वाले ऐसा कहते हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये गंभीर सिंह अपनी बहन और एक दोस्त, जो कि बिहार का रहने वाला होता है, उसके साथ घर में आते हैं, घर में रुकते हैं और बताया जाता है कि खाने पीने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। सत्यभान सिंह और उसकी पत्नी पुष्पा सिंह कन्हैया, आरती, गुड़िया, प्रिया, इन सभी के खाने में मिला देते हैं। लेकिन उस खाने को ये खुद नहीं खाते हैं। और 8-9 मई 2012 की दरमियानी रात एक धारदार हथियार से इस घर के 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, जिनमें 3 बेटी और पति पत्नी होते हैं। इनको मार दिया जाता है। सूचना पर पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है और मृतक महिला पुष्पा सिंह के भाई महावीर ने निकटतम थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में बताया कि मुझे गांव वालों ने बताया कि घर से उन्होंने 3 सदस्यों को जाते हुए देखा है और 3 सदस्यों में एक गायत्री है, उसका भाई गंभीर सिंह है, साथ ही गंभीर सिंह का एक दोस्त है। उन तीनों के खिलाफ वह थाने में एफआईआर दर्ज करा देता है। थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। मामले की पुलिस पड़ताल करती है, सबूत जुटाने की कोशिश करती है। जिस चाकू से उनको मारा गया था, जिस कुल्हाड़ी से उनको काटा गया था, वे हथियार भी बरामद कर लिए जाते हैं। घर में कुछ ऐसी कीमती वस्तुएं थी जिनकी चोरी कर ली गई थी या उन्हें लूट लिया गया था, यानी कि कुछ ज्वेलरी वगैरह भी था, जिसे आखिरकार पुलिस बरामद कर लेती है। इसके बाद अब मामला अदालत में पहुंचता है, चार्जशीट लगाई जाती है और 20 मार्च 2017 को गायत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया जाता है। वहीं जब यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो उसका दोस्त नाबालिग था, इसलिए मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला जाता है और बहन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। बहन तो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो कभी भी गांव नहीं जा पाई। जब कभी भी वह गांव जाने की कोशिश करती, तो गांव का एक एक घर उसके लिए अपने घर की दहलीज को बंद कर लिया करते, घर के दरवाजे बंद कर लिया करते। और गांव वाले ने ये ऐलान किया था कि कभी भी गायत्री इस घर के अंदर, इस गांव के अंदर कभी कदम न रखे। इसलिए वो जब कभी गांव आई तो वह किसी के दरवाजे, किसी के घर के अंदर नहीं जा सकी। इस बीच उसका छोटा भाई कान्हा सिंह, जिसकी शादी नहीं हुई थी, जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसने अपनी जमीन को औने पौने दामों में बेचकर वह भी यहां से भाग जाता है। अब उस गांव में, उस घर में कोई नहीं रहता है। अब एकमात्र व्यक्ति है गंभीर सिंह, जो कि सलाखों के पीछे है।
लेकिन 20 मार्च 2017 को निचली अदालत ने गंभीर सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और कहा कि जब तक यह मर न जाए, जब तक इसकी सांसें थम न जाए, तब तक इसको फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। अब मामला उच्च अदालत यानी कि हाई कोर्ट पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है तो वहां इस फैसले को, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। लेकिन कोई भी अपराधी हो, वह तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसे डिसाइड न कर दे, साबित न कर दे। इसलिए उसके पास अपील करने के रास्ते होते हैं। पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब गंभीर सिंह के पास एक रास्ता था सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपील करता है कि साहब उसने तो यह कत्ल किए ही नहीं है, उसको तो फंसाया गया है। जब ये दलील दी जाती है तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। बताया जाता है कि दूसरा सप्ताह है, फरवरी माह और साल था 2025। अदालत की तरफ से फैसला आता है कि जो अदालत चलती है वो सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों के आधार पर नहीं चलती। जो इस मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल में बहुत तरह की खामियां हैं, लापरवाही है। इन खामियों के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इस व्यक्ति को बरी किया जाता है। यानी कि 10 फरवरी 2025 यानी कि आज इस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि इस घर के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो 6 हत्याएं एक ही रात में कर दी जाती हैं, तो यह हत्याएं किसने की हैं? अब इन हत्याओं के बाद में जो घर है वह पूरी तरह से बंद है। हालांकि वादा किया गया था कि इस घर में एक विद्यालय खोला जाएगा, लेकिन विद्यालय खुला नहीं। गांव के लोग उस घर के अंदर, उस दहलीज के अंदर ना तो किसी बालक को जाने देते हैं, ना ही किसी बड़े को जाने देते हैं और ना ही खुद ही जाने की हिम्मत करते हैं और ना ही कोई महिला ही इस घर में जाने की हिम्मत जुटा पाती है। कहते हैं कि कोई भी इसके घर के अंदर ना जाए। इसके अंदर 7 लोगों की आत्माएं रहती हैं, इसलिए अगर कोई जाएगा तो वह इसमें समा ना जाए, इनसे चिपट ना जाए, जिससे वे इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की भ्रांतियां हैं। जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उस गांव में वो अक्सर उस घर को दूर से देखता है या उसे लाकर दूर से दिखाया जाता है, यह कहते हुए कि इस घर के इर्द गिर्द, इसके आसपास भी मत जाना, तुम यहां जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। पूरा गांव जानता है कि कत्ल किसने किए हैं, लेकिन पुलिस ने अगर ईमानदारी से, उतनी शिद्दत से काम किया होता तो शायद कातिल कभी सलाखों के बाहर नहीं आता, क्योंकि अदालत कभी दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर चला करती है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको बताना है कि पुलिस अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ करे, तो इस तरह की खबरें कभी देखने को और सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन बुलेटिन का यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।